प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए कक्षा सेकेंड ईयर के इतिहास विषय के सेकेंड लेसन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नाम था इसका भारत में तुर्कों का आगमन। भारत में तुर्कों का आगमन, तो ये देखते हैं हम किस प्रकार से भारत में तुर्कों का आगमन हुआ है। ठीक है, आप जानते हैं कि तुर्क कौन थे? मुसलमान थे। मुसलमान शब्द की उत्पत्ति मोहम्मद साहब के आने के पश्चात ही हुई। मोहम्मद साहब उनके पैगंबर रहे हैं। मोहम्मद साहब का जो जन्म है 570 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु हुई थी उनकी 632 ईस्वी में। ठीक है, ये उनका जन्म मृत्यु है। इन्होंने क्या किया? अपने साम्राज्य का प्रचार प्रसार किसके बल पर किया था? तलवार के बल पर राज्य विस्तार किया। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, तलवार के बल पर राज्य विस्तार किया था। और इन्होंने विभिन्न धर्मों के लोगों को अपनी तलवार से डरा करके, आक्रमण करके उनके ऊपर उनको इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए मजबूर किया और लोगों ने उनका कहना भी माना। इस प्रकार से कुछ ही समय के पश्चात, लगभग 100 वर्षों के अंदर ही इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हो गया और इतना फैल गया जैसे कि कैस्पियन सागर, नक्शे में देख लेना आप लोग, कैस्पियन सागर से नील नदी तक। ठीक है, एवं अटलांटिक महासागर से सिंधु नदी तक। इतना प्रचार प्रसार उन्होंने कर लिया था इस्लाम धर्म ने। अब उनकी अगली कोशिश थी कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भारत भूमि के अंदर भी किया जाए। इसलिए मुस्लिम शासकों ने भारत पर आक्रमण करने शुरू किए। उनकी पहली कड़ी के अंदर 712 ईस्वी में क्या हुआ? अरबों का भारत पर आक्रमण हुआ। ठीक है भाई, कब हुआ था आक्रमण? 712 ईस्वी के अंदर अरबों का भारत के ऊपर आक्रमण हुआ था। और इस आक्रमण में तुर्क सेनापति, अरब सेनापति जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम ने किसको हराया? सिंध के राजा दाहिर को। किसको हराया था? सिंध के राजा दाहिर को हराया था और सिंध के ऊपर अधिकार कर लिया था। उसको मार दिया था और उसकी 2 पुत्रियों को पकड़ के भी ले गया था मोहम्मद बिन कासिम। हालांकि बाद में उन पुत्रियों ने इसके साथ चालाकी खेली और इसके अरब के सुल्तान के द्वारा मोहम्मद बिन कासिम को ही सजा मिली और इसको जिंदा बेल के अंदर सिल दिया गया था। मोहम्मद बिन कासिम को इतनी खतरनाक सजा दी थी उसके राजा ने। तो ये बात की बात, खैर, तो ऐसा कारनामा हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा आक्रमण किया गया था और सफल रहा था। और इससे क्या हुआ? सिंध और मुल्तान पर किसका अधिकार हो गया? अरबों का अधिकार हो गया था, यानी मुस्लिमों का अधिकार इन पर हो गया था। इसकी अगली कड़ी में प्रशासन की जो डोर है, मुस्लिम धर्म शासक, मुस्लिम धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले जो इनका अध्यक्ष रहे, उनकी जो डोर है वो तुर्कों के हाथ में आई और तुर्कों ने लगभग हिंदू राज्यों, जिनका नाम था काबुल और जाबुल, काबुलिस्तान और जाबुलिस्तान, जहां पर पहले हिंदू राज्य स्थापित थे और उन हिंदू राज्यों के ऊपर भी अपना अधिकार कर लिया था।
दूसरी कड़ी बता रहा हूं मैं, 870 ईस्वी। 870 ईस्वी में तुर्कों ने काबुल और जाबुल नामक हिंदू राज्यों पर अधिकार किया। ठीक है, काबुल और जाबुल नामक हिंदू राज्यों पर अधिकार कर लिया था। अब इन्हीं तुर्कों में से एक तुर्क था जिसका नाम था अलप्तगीन। उस अलप्तगीन ने अपना राज्य स्थापित किया था और राज्य का नाम था गजनी। तो ले चलते हैं हम आपको गजनी की स्थापना के अंदर और आपको बता रहे हैं कि तुर्कों ने किस प्रकार से भारत में आक्रमण किया था। गजनी राजवंश, गजनी राजवंश। सबसे पहला जो शासक रहा इनका वो था 962 ईस्वी में अलप्तगीन द्वारा गजनी राजवंश अर्थात यामिनी वंश की स्थापना की। दो नाम है इसके, गजनी राजवंश अथवा यामिनी राजवंश। इसकी स्थापना इन्होंने करी है 962 ईस्वी के अंदर। शासक का नाम था अलप्तगीन, जो कि सामने लिखा हुआ है अलप्तगीन। इसके पश्चात एक वर्ष में ही इनकी मृत्यु हो गई और 963 ईस्वी के अंदर इनके जो पुत्र हैं वो शासक बने। नाम था इसहाक। इसहाक इनके पुत्र शासक बने हैं। शासक बना, ठीक है। इन्होंने भी कुछ समय शासन किया, केवल 3 वर्ष शासन किया और 966 ईस्वी में इनके सेना नायक बलख्तगीन गजनी का शासक बना था। बलख्तगीन गजनी का शासक बन गया, ठीक है साहब। इसके पश्चात 972 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई और इनका एक दास था बलख्तगीन का, जिन्होंने इसकी गद्दी पर अधिकार कर लिया और उनका नाम था पीराई। ठीक है, पीराई दास का शासक बन गया और इसी के शासनकाल के अंतर्गत हिंदू राज्यों से संघर्ष भी शुरू हो गया। हिंदू राज्य संघर्ष शुरू हुआ पीराई के शासनकाल के दौरान। ये गजनी के शासक बने हैं। सबसे पहला था अलप्तगीन, फिर दूसरा था इसहाक, तीसरा बलख्तगीन, चौथा फिर पीराई। ठीक है, लेकिन पीराई भी संघर्ष के अंदर मारा गया और उसके अगले सेना नायक जो थे उनका नाम था, सेना नायक ये रहे हैं सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन शासक बना। सुबुक्तगीन ने वेहंद अथवा ओहिंद के शासक जयपाल, वहां पर ओहिंद के शासक उस टाइम तक उत्तर पश्चिम भारत का शासक था जयपाल को हराया। सुबुक्तगीन ने इनको हराया था अंत में। हालांकि पहले हार गए थे लेकिन बाद में उनको हारना पड़ा था।
तो ये इनकी हिस्ट्री बन गई है कि सुबुक्तगीन से जयपाल जी हार गए थे। हालांकि और इसके साथ साथ उन्होंने खुरासान, क्या क्या इसने जीत लिया है, खुरासान, सीस्तान और काबुल घाटी, काबुल घाटी पर भी अधिकार किया। ठीक है बंधु, तो ये खुरासान, सिस्तान और काबुल घाटी पर भी अधिकार हो गया था। इससे जयपाल को थोड़ा झटका लगा और उसने क्या किया, गजनी पर आक्रमण किया। 986 ईस्वी में जयपाल ने गजनी पर आक्रमण किया, लेकिन सुबुक्तगीन से हार गया। जीतने वाला था, लेकिन उसकी परिस्थिति ये हुई थी कि उस टाइम पे क्या बर्फबारी हुई, बर्फ गिरी, उस वजह से उसकी सेना मुश्किल में आ गई और उसको हार का सामना करना पड़ा, संधि करनी पड़ी, संधि करनी पड़ी। ठीक है, संधि करनी पड़ी, अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी उसको। 991 में सुबुक्तगीन ने जयपाल पर आक्रमण किया था। 991 ईस्वी में सुबुक्तगीन जयपाल पर आक्रमण करके हराया। उस टाइम पर जयपाल की सहायतार्थ अजमेर, गुजरात और दिल्ली की सेनाएं भी शामिल हुई थी, लेकिन फिर भी हार गया। ठीक है, दिल्ली, गुजरात, बुंदेलखंड के जो राजपूत थे उनकी सेनाएं भी इसके अंदर गई थी, लेकिन फिर भी उनको हारना पड़ा था। इस प्रकार से ये प्रोग्राम चल रहा था। और इसके पश्चात सुबुक्तगीन के पुत्र 2 रहे हैं, बता रहा हूं मैं आपको, इतनी हिस्ट्री आपको समझ में आ गई होगी। ये थे अपने सुबुक्तगीन। ठीक है, सुबुक्तगीन के 2 पुत्र हो गए। पहले का नाम था इस्माइल और दूसरे का नाम था महमूद। ये महमूद क्या है, महमूद गजनवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, वो ये है। बड़ा भाई इस्माइल था। तो सुबुक्तगीन की मृत्यु के पश्चात इस्माइल शासक बना, किंतु महमूद गजनवी ने भाई की हत्या करके गद्दी पर अधिकार किया। ठीक है, ये कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि उस समय पर ऐसा होता था कि कोई भी राजपुत्र जिसमें ताकत हो और कमांड करने की योग्यता हो, तो वह अपने साथियों के साथ मिलकर के अपने भाई बंधुओं का हत्या करके प्रशासन को संभाल सकते थे। इस प्रकार से होता आया था, तो ये कोई नई बात नहीं थी। ठीक है, ये थे महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी
जिन्होंने लगभग 994 ईस्वी के आसपास, कब बने थे शासकीय? 994 ईस्वी में शासक बने थे और खुरासान में इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन भी किया था। उसके बाद इन्होंने भारत की ओर रुख किया, लेकिन जब शासक बने तब ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने सुल्तान की पदवी धारण की। मैं इसको ही लेके चलता हूं, मोहम्मद गजनवी को। मोहम्मद गजनवी के बारे में डिटेल बता रहा हूं आपको मैं। विश्व में सुल्तान की पदवी धारण करने वाला प्रथम शासक, विश्व में सुल्तान की पदवी धारण करने वाला प्रथम शासक है। उस टाइम पर बगदाद के खलीफा होते थे जिसका नाम था अल कादिर बिल्ला। ठीक है, बगदाद के खलीफा का नाम क्या था? अल कादिर बिल्ला। उसने इनको प्रमाणित किया था, रजिस्टर्ड किया था कि आप गजनी के सुल्तान हो, जिन्होंने महमूद को उपाधि दी थी आमीन उल मिल्लाह। ठीक है, आमीन उल मिल्लाह, और दूसरी थी अमीनुद्दौला। ठीक है, ये दो प्रकार की उपाधियां इन्होंने प्रदान की थी। इसका मतलब होता है मुसलमानों का संरक्षक, और ये होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। तो उनको पता था कि ये इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, इसलिए बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्ला ने इनको आमीन उल मिल्लाह अर्थात मुसलमानों का संरक्षक और अमीनुद्दौला मतलब साम्राज्य का दाहिना हाथ, इस प्रकार की उपाधियां उनको प्रदान की थी। इसके पश्चात महमूद गजनवी ने अपने साम्राज्य का प्रचार प्रसार किया और उन्होंने ख्वारिज्म, गौर, सिस्तान, गर्गिस्तान, काबुल, जाबुल, मुल्तान आदि स्थानों पर अपना अधिकार किया और भारत की ओर उन्होंने एंट्री मारी, प्रवेश किया। लेकिन कैसे प्रवेश किया, कहाँ पर उन्होंने आक्रमण किया और उनको क्या परेशानी का सामना करना पड़ा, क्या मुसीबतें उनको झेलनी पड़ी, इन सब बातों का जो विवरण है हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।